हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स यूनिट चली हुई थी। उसमें हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें हमने पहले से ही 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। सेकंड पार्ट में हमने फिर 16 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाए थे और आज है हमारा इसका थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम 17 से लेकर 22 तक क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के क्वेश्चंस को हम अपने सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा 17th क्वेश्चन रहता है। इसमें कहता है कि फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर, कि कोई रिएक्शन दी गई है 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर और ये हमारी रिएक्शन है जिसमें 2A + B कन्वर्ट हो रहा है C के अंदर। इसमें हमें एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी गई है 400 किलो जूल पर मोल और जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू होती है वो दी गई है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। अगर आपको ये सिंबल समझ में नहीं आ रहे हैं कि डेल एच को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, डेल एच को हम एंट्रोपी चेंज कहते हैं, तो आपको अगर ये यूनिट रिवाइज करनी है, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, तो हमारी प्लेलिस्ट में थर्मोडायनेमिक्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे हमने पूरी जो कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स के वो समझा रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन से कहता है एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। कहता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये जो रिएक्शन चल रही है ये कैसी बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जो बिना किसी बाहरी सहायता के चले। जैसे कोई चाय का कप अगर गर्म है वो अपने आप ही ठंडा हो जाएगा बिना बाहरी सहायता के, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। कंसिडरिंग डेल एच एंड डेल एस टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज, और इस दौरान जो डेल एच और डेल एस है यानी एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी पूरी टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग। यानी प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस लगातार चलती भी रहेगी और उस दौरान डेल एच और डेल एस की वैल्यू कांस्टेंट भी रहेगी। तो ऐसा कब होता है, देखो इसके कहने का मतलब है कि मान के चलो कोई रिएक्शन चल रही है, कोई रिएक्शन अगर चल रही है और उस दौरान आपकी डेल एच मतलब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है और डेल एस मतलब एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है भाग दौड़, यानी आपको मूवमेंट हिलते डुलते नजर आएंगे, कंसंट्रेशन में एनर्जी चेंज होती हुई नजर आपको आएगी अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो। लेकिन इसने कहा है कि दोनों की ही वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब ये रिएक्शन चलेगी। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है, ऐसी सिचुएशन तब आती है जब हमारी जो प्रोसेस चल रही है वो इक्विलिब्रियम के अंदर चलने लग जाए भाई। वो किसके अंदर चलने लग जाए, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब होता है नो चेंज भाई। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज, और इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस रुक गई होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चलती होती है, फॉरवर्ड भी चलती हुई दिखाई देगी आपको, बैकवर्ड भी चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको उसके अंदर कोई चेंज नजर नहीं आएगा। इसका हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास में एक बाल्टी है और बाल्टी में आपने आधा पानी भर दिया, यहां तक आपने पानी भर रखा है, ठीक है। अब आप क्या करें, यहां से नीचे इतनी ही मोटाई का छेद करें जितनी मोटाई का आपने इसके अंदर पाइप में से पानी भर रहे हैं। अब जितनी मोटाई का आपने पानी भरने के लिए आपने पाइप इस्तेमाल किया है उतनी ही मोटाई का आपने नीचे छेद कर दिया और उतनी ही स्पीड से पानी नीचे निकल रहा है जितनी स्पीड से ऊपर से डल रहा है। तो क्या पानी का लेवल चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपकी प्रोसेस दोनों चल रही है, फॉरवर्ड भी चल रही है और बैकवर्ड भी चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं जहां पे कोई चेंज ना दिखाई दे लेकिन रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। तो अगर वो कहता है कि डेल एच एंड डेल एस कांस्टेंट हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम हो जाती है तो आपको कुछ साइन कन्वेंशन याद रखने पड़ेंगे, जिसमें जो डेल जी की वैल्यू होती है, डेल जी होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी भाई, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है इसका मतलब प्रोसेस हमारी किस में चल रही है, इक्विलिब्रियम में चल रही है, इक्विलिब्रियम। और अगर हमारी डेल जी की वैल्यू किस में आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है, इसका मतलब हमारी प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसी प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है बिना किसी बाहरी सहायता के। और अगर डेल जी की वैल्यू किसमें आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है, इसका मतलब प्रोसेस हमारी कैसी होगी, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। डेल जी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी भाई। प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी भाई, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसी प्रोसेस जो बिना किसी बाहरी सहायता के चलती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसी प्रोसेस जो बाहरी सहायता के चलती हैं। जैसे जो चाय का कप अपने आप ठंडा हुआ था, अगर उसे गर्म करने लग जाएं तो क्या होगा, हमें गैस की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हमारा मेन जो काम है वो डेल जी की वैल्यू क्या है, 0 है।
और अगर डेल जी की वैल्यू 0 आ जाती है तो अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन, तो गिब्स फ्री एनर्जी वाले टॉपिक में हमने गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अगर उसने कहा है कि डेल एच और डेल एस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब डेल जी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये बन जाता है डेल एच माइनस टी डेल एस। और उसने मुझसे पूछा है कि आपने क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, तो आपने टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, टी डेल एस को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस में, देखो टी डेल एस ये बन गया प्लस में और उधर डेल एच रह गया, और टेम्परेचर की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा डेल एच डिवाइड में डेल एस, ये हो गया। अब डेल एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो डेल एच की वैल्यू दे रखी है 400 किलो जूल पर मोल, तो ऊपर लिख लेंगे 400 किलो जूल पर मोल, और डिवाइड में डेल एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 2000 केल्विन भाई, 2000 केल्विन, यानी इतने टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे द रिएक्शन विल बी in a state of equilibrium, state of equilibrium at temperature 2000 केल्विन, कि जो आपकी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की प्रोसेस पे कब आएगी, जब टेम्परेचर 2000 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। एंड विल बी स्पॉन्टेनियस, एंड विल बी स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो आप बताएंगे एंड विल बी स्पॉन्टेनियस अबोव दिस टेम्परेचर, अबोव दिस टेम्परेचर। तो ये बात आप बता देंगे कि 2000 केल्विन से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और अगर इतना टेम्परेचर आ जाता है 2000 केल्विन तो उस किस में पहुंच जाएगी, प्रोसेस हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर द रिएक्शन, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है जिसमें 2 क्लोरीन के एटम किसमें बदल रहे हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर बदल रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 क्लोरीन के क्या है, ये अलग अलग एटम थे पहले तो, है ना, और बाद में फिर ये आपस में कंबाइन करके क्या बन गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन चुका है, यहाँ पे ये बन गया मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द साइंस फॉर डेल एच एंड डेल एस, कि एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो एटम आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी होती है रिलीज, और रिलीज के लिए हम साइन किसका इस्तेमाल करते हैं, माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एब्जॉर्ब होती तो प्लस का साइन लगता, ठीक है। और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि एंट्रोपी चेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एंट्रोपी चेंज मेनली हम देखते हैं रैंडम मूवमेंट, जो जहां पे जितनी ज्यादा होती है एंट्रोपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, अगर रैंडम मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो। अगर मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो एंट्रोपी तो घटेगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो पहले तो थे 2 एटम, अब बन गया एक मॉलिक्यूल, तो 2 एटम ज्यादा मूवमेंट करेंगे, एक मॉलिक्यूल ज्यादा मूवमेंट करेगा, सीधी सी बात है, 2 एटम ज्यादा मूवमेंट करेंगे। तो पहले एंट्रोपी ज्यादा थी लेकिन मॉलिक्यूल बनने के कारण एंट्रोपी क्या हो गई, घट गई। और एंट्रोपी अगर घट गई तो एंट्रोपी चेंज का साइन भी किसमें जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही आपने लिखना है कि डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में होगी बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। और डेल एच में आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव, बिकॉज एंट्रोपी डिक्रीज व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जब एटम कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनने के लिए तो एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि फॉर द रिएक्शन, आपके पास में रिएक्शन दी गई है जिसमें 2A प्लस में B क्या बना रहे हैं, 2D बना रहे हैं, और सभी गैसियस में है भाई, ठीक है। आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू दे रखी है -10.5 किलो जूल, एंड एंट्रोपी चेंज की वैल्यू दे रखी है -44.1 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे किलो जूल में दे दी, यहाँ पे जूल में दे दी, तो अगर मैं इसको किलो जूल में बदलूंगा तो डेल एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे बना लेते हैं, देखो डेल एस की वैल्यू बन जाएगी -44.1 डिवाइड में आप क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे 1000 करेंगे ये बन जाएगी -0.0441, 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो 3 जीरो है ना, तो 3 अक्षर हमें इधर से रखना पड़ेगा, तो 1 2 और कुछ भी नहीं है तो 3 हमें जीरो लगानी पड़ेगी, देखो ये लगा दी मैंने, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी किस में बन गई है, किलो जूल में बन चुकी है, किलो जूल और पर केल्विन, ठीक है, ये हमारी बन गई है किलो जूल के अंदर।
नेक्स्ट हमसे कहता है कि कैलकुलेट डेल जी नॉट, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू हमसे पूछ रहा है रिएक्शन के लिए, एंड प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली, और फिर हमें बताना है कि रिएक्शन जो चल रही है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ पे तो लास्ट में पता चलेगा जो वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो प्रोसेस कैसी होगी, तो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस होगी हमारी स्पॉन्टेनियस। और अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है गिब्स फ्री एनर्जी की, तो वैल्यू हमारी कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम देख लेते हैं हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है उसने गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें वैल्यूज किस किस की दे रखी है, तो देखो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है भाई कहीं भी, लेकिन हमें डेल एस की वैल्यू दे रखी है। देखो डेल एस की वैल्यू दे रखी है, और टेम्परेचर की वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे, अगर कुछ भी वैल्यू उसने हमें नहीं दी है तो हम 298 केल्विन मान के चलेंगे भी। टेम्परेचर क्या मान के चलेंगे, 298 केल्विन। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हम 298 केल्विन मानेंगे। तो हमें अब पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एंथैल्पी चेंज का फार्मूला होता है वो होता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये हमारा फार्मूला होता है। जहां पे डेल यू होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल एन जी होता है नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल होते हैं भाई ये। आर होता है गैस कांस्टेंट, और आर की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन हम तो किस में बातें कर रहे हैं, हम तो बातें कर रहे हैं सभी जगह किलो जूल के अंदर। तो अगर मुझे आर की वैल्यू किलो जूल में लिखनी है तो ये लिखी जाएगी 8.314 मल्टीप्लाई में 10⁻³ किलो जूल पर मोल। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो आप, वो किलो जूल में बदल जाएगी, ठीक है, किलो जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारी आर की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, अगर उसने हमें कहीं भी नहीं दे रखी है तो टेम्परेचर आप मान के चलेंगे 298 केल्विन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो देखो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू की वैल्यू कितनी है, -10.5 केजी, देखो ये दे रखी है -10.5, ठीक है। और प्लस में डेल एन जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो डेल एन जी की वैल्यू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट साइड। तो नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट साइड कितने हैं, देखो कितने हैं, दो ही हैं, केवल केवल गैस वाले देखने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितने हैं, दो हैं, तो दो माइनस रिएक्टेंट साइड कितने हैं, देखो दो तो ये रहे और एक बी है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसे घटाओगे तो कितना आ गया, -1 आ गया, यानी डेल एन जी की वैल्यू आ गई -1। तो -1 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू कितनी है, तो 8.314 मल्टीप्लाई में 10⁻³ ये हो गया आर की वैल्यू। और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 298 केल्विन। अब जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो -10.5, और देखो यहाँ पे माइनस का साइन और कहीं भी नहीं है, तो साइन तो हमारा माइनस का ही आएगा। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये लगभग आंसर आ जाएगा भाई -2.478, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और जब आप इसमें प्लस करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, मतलब प्लस हो जाएंगे आपस में ये दोनों, तो है ना। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी लगभग -12.978 किलो जूल भाई, किलो जूल, ठीक है। ये वैल्यू बन जाती है हमारी डेल एच की। तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आ चुकी है, अब हमारी डेल एच की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इस डेल एच की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, हमने यहाँ पे पुट करना है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आ चुकी है इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच की वैल्यू कितनी आई है, -12.978, ये तो डेल एच की वैल्यू आ गई। माइनस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 298 केल्विन मान के चलेंगे, ठीक है। और डेल एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, किलो जूल के अंदर ही लेके चलेंगे, तो ये वैल्यू है -0.0441, ये हमारी वैल्यू है। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -12.978, और ये हो जाएगा प्लस में। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 13.112 भाई, 13.112, जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये वाली छोटी टर्म है। तो डेल जी की हमारी वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.164 किलो जूल, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी भाई डेल एल जी की, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की। और यही हमसे पूछा गया था कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको यहाँ पे देख रहा है कि ये वैल्यू किस में आई है, तो प्लस के अंदर आई है। तो अगर प्लस के अंदर आई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हमारी हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस भाई। जो हमारी प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी हमारी, रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से आपने फॉर्मूलेज को याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10। कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है k के द्वारा भाई। ठीक है, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10। अब ये जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आती है, मतलब देता है वो हमें, तो हमसे वैल्यू पूछता है डेल जी की, और डेल जी की वैल्यू पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 12th क्लास से रिलेटेड है भाई। वहां पे आती है हमारी रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो वहां पे निकलता है इसका एक फॉर्मूला। 11th क्लास का ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपने याद रखना है, वो फॉर्मूला होता है आपका डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला आपकी 12th क्लास की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट है वहां पे निकाला जाता है। फिलहाल ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करता है, इसलिए इसको यहाँ पे डाल दिया गया है। तो डेल जी का मतलब तो होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू उसने हमें दे रखी है, देखो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। और के होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है, देखो 10 दे रखी है। अब हमें ये पता है कि जो ln होता है ना, नेचुरल लॉगरिथम, उसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसने मुझसे पूछा है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू निकालो, तो देखो आर की वैल्यू भी गिवन है, ये दे रखी है हमें आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन है, ये दे रखी है हमें, और के की वैल्यू भी गिवन है, उसने हमें 10 दे रखी है। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, तो कर दो भाई। तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303, आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू है 8.314, 8.314 मल्टीप्लाई में टेम्परेचर की वैल्यू है 300, तो 300 मल्टीप्लाई में लॉग के, यानी लॉग 10 हो जाएगा। और हमें पता है लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो डेल जी क्या बचेगा, डेल जी बच जाएगा हमारा माइनस 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई में 300। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आंसर किस में आना है, माइनस में आना है, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस 5527 भाई, माइनस 5527 जूल पर मोल। ठीक है, इसमें आ जाएगा। और अगर आपने कन्वर्ट करना है किलो जूल के अंदर, तो आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से भाई, यानी 5527 डिवाइड में अगर आप 1000 कर देते हैं, तो देखो 3 अक्षर मुझे पीछे चलना पड़ेगा, तो 1 2 3, तो ये बन जाएगा माइनस 5.527 किलो जूल पर मोल। तो ये आ गया किलो जूल के अंदर, ऊपर आ गया जूल के अंदर, कोई सा भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि कैलकुलेट सॉरी कमेंट ऑन ए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। आपने बताना है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है, NO जो NO गैस है उसके ऊपर। और हमें यहाँ पे दो रिएक्शन दी गई है, जिसमें पहली के अंदर हाफ ऑफ नाइट्रोजन गैस के अंदर हाफ ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होके NO बना रही है, और इस दौरान जो एनर्जी है वो हमारी किस में है, प्लस में है। ठीक है, इस दौरान हमें दे रखी है प्लस 90 किलो जूल पर मोल दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये वाली प्रोसेस चल रही है ना, अगर प्लस में एनर्जी है तो ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि जो ये NO तुरंत बना है ना, ये फर्दर किससे रिएक्ट कर रहा है, NO फर्दर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, और हमें NO2 मिल रहा है। और इस दौरान अब की बार जो एनर्जी हो रही है वो रिलीज हो रही है, क्योंकि माइनस में है, और माइनस का मतलब होता है रिलीज होना, और रिलीज होने का मतलब है ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर पहले वाली रिएक्शन यानी NO अगर ये स्टेबल होती, तो क्या ये दोबारा फर्दर रिएक्ट करती ऑक्सीजन के साथ में, बिल्कुल नहीं करती। तो यहाँ पे अगर NO दोबारा रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ में और NO2 बना रही है, मतलब पहले ये स्टेबल नहीं थी, बाद में स्टेबल बनने के लिए रिएक्ट कर रही थी। सीधी सी बात है, कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो वो स्टेबल होने के लिए करता है। तो यहाँ पे NO पहले बन चुका था, प्रोसेस एंडोथर्मिक थी, लेकिन ये यहाँ पे रुका नहीं। क्यों नहीं रुका, क्योंकि फर्दर इसने रिएक्ट कर लिया और NO2 बना लिया, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए तो ये प्रोसेस चली होगी। तो यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे, आप देंगे कि NO जो है ना वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल था, NO जो है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल था, बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी की वैल्यू थी वो पॉजिटिव में थी, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। फर्दर इट रेडिली रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मोर स्टेबल NO2। फिर उसने क्या किया, जल्दी से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके स्टेबल NO2 बना लिया।
एज इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव एंथैल्पी चेंज, जिसकी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है। तो यहां से आप लिखेंगे कि फॉर NO गैस के लिए आप क्या बताएंगे कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव थी, जिसके कारण वो अनस्टेबल इन नेचर था, लेकिन NO2 में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव में थी, जिसके कारण वो स्टेबल था। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स। आपसे पूछा है कि आपने एंट्रोपी चेंज की वैल्यू निकालनी है, डेल एस की वैल्यू निकालनी है, किसके अंदर, सराउंडिंग के अंदर, सराउंडिंग के अंदर। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, कहता है कि वहां पे आपका 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, जिसमें आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही होगी, एनर्जी तो रिलीज हो रही होगी, है ना, एनर्जी हो रही होगी रिलीज। और एनर्जी अगर रिलीज हो रही होगी तभी तो ये नेगेटिव में है। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग। देखो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी भी बीकर के अंदर कोई रिएक्शन चल रही है, प्रोसेस चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो अंदर वाला होता है सिस्टम और बाहर वाला क्या होता है, बाहर वाला होता है सराउंडिंग। तो अब इसने बोला कि यहाँ पे अंदर क्या बन रहा था, 1 मोल वाटर बन रहा था। और जब 1 मोल वाटर बना तो यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही थी, एनर्जी निकल रही थी बाहर, जो कि इसने बताया -286 किलो जूल निकल रही थी। अब जब ये एनर्जी बाहर निकली तो इसे एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग। सीधी सी बात है कि जो एनर्जी, अब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होगा -Q/में डेल टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई, डेल एस ऑफ सराउंडिंग, यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला होता है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सराउंडिंग है उसने तो एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसीलिए माइनस सिस्टम आपको लिखना पड़ेगा। माइनस का मतलब है कि एनर्जी सिस्टम के द्वारा निकाली जा रही है और एब्जॉर्ब करी जा रही है सराउंडिंग के द्वारा, इसीलिए सराउंडिंग पॉजिटिव में है और सिस्टम किस में है, नेगेटिव के अंदर है ना। तो यहाँ पे हमें माइनस साइन इसीलिए लगाना पड़ा, क्योंकि ये वाली जो चीज है, ये वाली कौन बता रहा है, ये वाली बता रहा है सिस्टम भाई। ठीक है, और सिस्टम के आगे हमने माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे डेल एस सराउंडिंग उसने हमसे पूछा है कि भाई ये निकाल के बताओ हमें। अब Q की वैल्यू कितनी है, कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो आप बताएंगे -286 किलो जूल बाहर निकल रही है। क्योंकि Q हमारा क्या होता है, देखो Q हमारा जो डेल एच पी होता है ना, सॉरी जो डेल एच होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो होता है QP के बराबर, इसके बराबर होता है हमारा। तो हीट हमारी किसके बराबर है, एंथैल्पी चेंज के बराबर है। तो हीट की जगह पे हम एंथैल्पी चेंज की वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख दो भाई। तो माइनस तो था ही, और यहाँ पे हो गया -286, और किसके अंदर है, ये किलो जूल के अंदर है, ये बात ध्यान रखना, किलो जूल पर मोल। डिवाइड में टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 298 केल्विन टेम्परेचर आप यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी आंसर तो प्लस में आएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 0.959। ठीक है, और ये हो जाएगा किलो जूल, किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमारी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आ जाएगी किलो जूल के अंदर। और अगर आपने ये वैल्यू निकालनी होती किसके अंदर भाई, जूल के अंदर निकालनी होती, तो सिंपली आपने क्या करना था, 0.959 को मल्टीप्लाई कर देते आप 1000 के साथ में। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 959 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी जूल के अंदर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किलो जूल के अंदर। तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये थे हमारे थर्मोडायनेमिक्स के। अब हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 17 से 22 तक भी कर लिए हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 9 तक किए थे, फिर हमने 10 से लेकर 16 तक किए थे। तो तीनों पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के। अगर आपको 22 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट सॉल्व कर पाएं। और कमेंट सेक्शन में हमें आगे आने वाली वीडियो का भी आइडिया जरूर देना कि अब आप किस चैप्टर के ऊपर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं, जिसके कारण हम उस वीडियो को बना पाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।